स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 को, जो कि है द बायोमैकेनिक्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो शोल्डर जॉइंट को स्टडी करेंगे। शोल्डर जॉइंट जो है एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, जिसमें जो है वो 5 जॉइंट्स मिल के जो है वो शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, मतलब शोल्डर गिडल बनाते हैं। इसमें जो एक्रोमियोक्लेविकुलर और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है वो जो है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है क्लेविकल और स्कैपुला को। सबसे पहले स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ये बनता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ क्लेविकल एंड क्लेविकुलर नॉच ऑफ स्टर्नम एंड फर्स्ट कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब के दरमियान। ये मॉडिफाइड टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको कहते हैं, ये बुक में लिखा हुआ है। और नॉर्मली हम इसको जो है वो सैडल टाइप ऑफ जॉइंट भी कहते हैं। फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट्स जो है वो फ्रीली होती हैं, जबकि सजाइटल प्लेन मूवमेंट्स जो है वो इसके ऊपर थोड़ी सी होती हैं। श्रगिंग और एलिवेशन ऑफ आर्म अबव हेड, स्विमिंग, इन मूवमेंट्स में जो है वो इस पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे रोटेशन होती है। क्लोज्ड पैक्ड पोजीशन का मतलब है कि ये जॉइंट जो है वो बहुत ही टाइटली बाउंड हो अपनी आर्टिकुलर बोन से। तो वो तब होता है जब जो है वो मैक्सिमल शोल्डर एलिवेशन हुई हुई हो, तो ये अपनी जो है वो क्लोज पैक पोजीशन में होते हैं। ये अक्सर BCQ में पूछते हैं कि क्लोज पैक पोजीशन जो है वो जॉइंट की क्या है। हर जॉइंट की अपनी होती है। नंबर दूसरा है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये बनता है एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और डिस्टल एंड ऑफ क्लेविकुलर के दरमियान। ये जो है वो इरेगुलर डायआर्थ्रोडियल जॉइंट है, जो कि हम नॉर्मली इसको प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट कहते हैं। लिमिटेड मूवमेंट होती है ऑल 3 प्लेन्स में। स्टेबिलिटी जो है वो इस जॉइंट को प्रोवाइड करता है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। और जो है वो ये वाला जॉइंट लोगों में डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट लोगों में डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल इसमें होता है। 5 डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स पाई जाती हैं, यानी डिफरेंट लोगों में इसकी शेप डिफरेंट होती है। इसमें जो मूवमेंट होती है वो है आर्म एलिवेशन। जब हम आर्म को एलिवेट करते हैं तो इस पे जो है वो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे मूवमेंट होती है। क्लोज पैक पोजीशन है इस जॉइंट की जब जो है वो ह्यूमरस अबडक्टेड होता है 90 डिग्री पे। नेक्स्ट जॉइंट है कोरेको क्लेविकुलर। ये जॉइंट बनता है कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल के दरमियान। ये साइन डेस्मोसिस टाइप ऑफ जॉइंट है और जो है वो ये परमिट करता है लिटिल मूवमेंट। नेक्स्ट है स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। ये बनता है स्कैपुला का जो है वो एंटीरियर बॉर्डर और जो है वो एंटीरियर सरफेस और थोरेसिक वॉल के दरमियान ये बनता है। मूवमेंट जो है वो सजाइटल प्लेन में और फ्रंटल प्लेन में होती है। ये जो है वो स्टेबलाइज करते हैं इस जॉइंट पे जो है वो मूवमेंट सजाइटल और फ्रंटल प्लेन में होती हैं। जो स्कैपुला के ऊपर मसल्स लगे हुए होते हैं वो 2 फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक तो वो स्कैपुला को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं और दूसरा वो जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि अपर एक्सट्रीमिटी की जो मूवमेंट्स होती हैं उनमें उनका रोल होता है। नेक्स्ट है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ये बनता है हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के दरमियान। जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती, वो शैलो होती है। तो तकरीबन 1/3 हेड जो है वो सिर्फ इस कैविटी में फिक्स होता है, यानी हेड जो है वो 3 to 4 टाइम्स बड़ा होता है ग्लिनोइड कैविटी से। ग्लिनोइड कैविटी की शेप या तो पियर शेप होती है या एक्स शेप होती है। इसको हम बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट कहते हैं और मूवमेंट्स ऑल 3 प्लेन्स में फ्रीली होती हैं। क्लोज पैक पोजीशन होती है इसकी जब ह्यूमरस अबडक्टेड हो और लेटरली रोटेटेड हो। फिर फैक्टर्स हैं कुछ के, ये जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है ये इसकी स्टेबिलिटी में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले मसल्स। जब एक्टिव रोटेशन होगी तो मसल्स जो है वो लिमिट करेंगे मोशन को, यानी मोबिलिटी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। जबकि पैसिव रोटेशन में जो है वो एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन होगी, मोबिलिटी ज़्यादा होगी लेकिन स्टेबिलिटी कम होगी। दूसरा फैक्टर है ग्लिनोइड लेब्रम। ग्लिनोइड लेब्रम जो फिब्रोकार्टिलेजिनस रिम होती है ग्लिनोइड फोसा के अराउंड, जो कि डीप कर देती है ग्लिनोइड फोसा को और जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है जॉइंट कैप्सूल। पूरे जॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो कैप्सूल होता है। सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट होता है जो कि एंटीरियरली मौजूद होता है इस कैप्सूल के, और कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट होता है जो कि सुपीरियरली मौजूद होता है इस कैप्सूल में और इसको थिकन कर रहा होता है। 4 टेंडन्स होते हैं, मतलब 4 मसल्स के टेंडन्स होते हैं जो कि इसको स्टेबल कर रहे होते हैं, जिसको हम SITS भी कहते हैं और रोटेटर कफ मसल्स भी कहते हैं। इनमें आता है सुप्रास्पाइनेटस जो कि सुपीरियरली इस जॉइंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर जो है वो पोस्टीरियरली स्टेबल कर रहा होता है और सब स्कैपुलैरिस एंटीरियरली इस जॉइंट को स्टेबल कर रहा होता है।
और ट्राइसेप का जो है वो लॉन्ग हेड वो इन्फीरियरली जो है वो इसको स्टेबल कर रहा होता है। ये जो 3 मसल्स होते हैं इन्फ्रास्पाइनेटस, टीरेस माइनर और सुप्रास्पाइनेटस, ये लेटरल रोटेशन कराते हैं, जबकि जो सब स्कैपुलैरिस होता है वो मीडियल रोटेशन कराता है। जॉइंट कैप्सूल के अंदर जो है नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा होता है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उस जॉइंट को। फिर लिगामेंट्स होते हैं उस जॉइंट के इर्द गिर्द, जैसे ग्लीडोह्यूमरल लिगामेंट है, इसके तीनों बैंड्स, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ये सब जो है इसको स्टेबल कर रहे होते हैं जॉइंट को। बर्सा जो है वो स्मॉल फिब्रस सैक होता है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन ने उसको सराउंड किया हुआ होता है, और इसका फंक्शन होता है साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करना, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सब स्कैपुलैरिस बर्सा, सब कोरेकोइड बर्सा और सब अक्रोमियम बर्सा हमारी बॉडी में होते हैं। सब स्कैपुलैरिस और सब कोरेकोइड बर्सा जो है वो 28% स्टडीज़ कहती हैं कि ये दोनों कंबाइन करके एक ही बर्सा बना देते हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन सब स्कैपुलैरिस, हेड ऑफ फीमर, नेक ऑफ स्कैपुला एंड कोरेकोइड प्रोसेस। सब एक्रोमियम बर्सा जो होता है वो कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट और जॉइंट के दरमियान होता है, और जब हम अपना आर्म एलिवेट करते हैं, ऊपर करते हैं, तो इसका बहुत मेजर रोल होता है, यानी ये फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा होता है एक्रोमियम प्रोसेस और जो है वो ह्यूमरल हेड के दरमियान। फिर है मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर कैप्सूल, शोल्डर कॉम्प्लेक्स। हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उस पर बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही होती है, सब तरह के जॉइंट्स पे हर तरह की मूवमेंट्स हो रही होती है, लेकिन हर मूवमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ होना होता है। यानी जब जो है वो कोई मूवमेंट हो रही हो तो स्कैपुला को जो है वो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ह्यूमरस के साथ, और दोनों की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। और जब हमें कोई लोड उठाना होता है तो जो स्कैपुला होता है वो फिक्स हो जाता है, वो अपनी फिक्स पोजीशन में आ जाता है ताकि हमें ईजी हो उठाने में कोई भी लोड। क्लेविकल जो है वो एलिवेट होता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट में, जब हम जो है वो 90% आर्म को एलिवेट करते हैं। स्कैपुलो थोरेसिक जॉइंट पे भी बहुत मूवमेंट हो रही होती है, बच्चों में ज़्यादा मूवमेंट होती है इस जॉइंट पे, लेकिन जब एज बढ़ती रहती है तो स्कैपुलो थोरेसिक जॉइंट में कम मूवमेंट होती है। फिर मूवमेंट्स एट ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है, यानी जो ये जॉइंट है इस पर बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जैसे फ्लेक्शन है, मसल्स जो कि इंटीरियरली लगे हुए होते हैं जॉइंट के वो फ्लेक्शन कराते हैं, जैसे इंटीरियर डेल्टोइड, क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, ये जो है वो प्राइमरी मसल्स हैं जो ये मूवमेंट कराते हैं। और असिस्टिंग मसल्स होते हैं कोरेकोब्रेकियालिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, जो कि असिस्ट कर रहे होते हैं। इसकी रेंज होती है 0 to 180 सेजाइटल प्लेन में होती है, क्रोनल एक्सिस में। और जब फ्लेक्शन होती है तो हमारा आर्म आगे को मूव करता है, जबकि जो हेड होता है ह्यूमरस का वो ग्लिनोइड कैविटी में पोस्टीरियरली मूव करता है। इसे हम कहते हैं कनकेव कन्वेक्स रूल, यानी जो हमारी कैविटी है ग्लिनोइड वो कनकेव है, जबकि जो हेड है ह्यूमरस का वो कन्वेक्स है। या ये कनकेव कन्वेक्स रूल ये कहता है कि जब भी कोई भी मूवमेंट होगी ऐसे जॉइंट पे जो कि कनकेव कन्वेक्स रूल फॉलो कर रहा होगा, तो जब बॉडी सेगमेंट आगे मूव करेगा तो ऑपोजिट मूवमेंट होगी जॉइंट के अंदर। यानी जिस तरह हमारे आर्म ने फ्लेक्शन की आगे को मूव किया, तो जो हेड होगा ह्यूमरस का वो पोस्टीरियरली मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटेंशन में जो है वो मसल्स पोस्टीरियरली लगे हुए होते हैं, जैसे स्टर्नोकॉस्टल पेक्टोरलिस, स्टर्नोकॉस्टल पेक्टोरलिस, लेटिस डॉर्साई, टीरेस मेजर, ये मेजर मसल हैं एक्सटेंशन की। और पोस्टीरियर डेल्टोइड, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, ये जो है वो असिस्ट करते हैं। पोस्टीरियर डेल्टोइड तब असिस्ट करता है जब एक्सटर्नली रोटेटेड हो हमारा आर्म, और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप तब असिस्ट करता है जब हमारा आर्म जो है वो फ्लेक्शन हो, एल्बो फ्लेक्स्ड हो। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्राइम मूवर होती है, यानी एक्सटेंशन में जब हम अपने आर्म को पीछे लेके जा रहे होते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स भी रोल प्ले करती है। और हमारे जो फ्लेक्सर्स होते हैं उनमें एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सी से कॉन्सेंट्रिक, यानी जो बॉडी पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर कर रहा होता है, जबकि जो एसेंट्रिक होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है अवे टू द सेंटर, यानी लेंथनिंग हो रही होती है। तो जब जो है वो फ्लेक्सर्स क्या करेंगे, लेंथन मतलब उनकी जो साइज़ होगा वो और बड़ा हो जाएगा जब जो है वो फ्लेक्शन हो रही होगी। फिर है अबडक्शन। अबडक्शन के मसल्स जो हैं वो उनकी अटैचमेंट सुपीरियरली होती है, जैसे सुप्रास्पाइनेटस और मिडल डेल्टोइड। 110 डिग्री तक सुप्रास्पाइनेटस काम करते हैं और 90 से 180 डिग्री तक जो है वो मिडल डेल्टोइड काम कर रहा होता है। इसकी रेंज है 0 to 165 फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट होती है सेजाइटल एक्सिस,
और हेड ह्यूमरस का जो है वो ग्लिनोइड कैविटी में इंफीरियरली मूव करता है। सब स्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर जो वो न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं कि जो हेड है ह्यूमरस का वो ज़्यादा सुपीरियर डिसलोकेट ना कर जाए। एडक्शन है, एडक्शन के जो है वो मसल्स इंफीरियरली अटैचमेंट होती हैं उनकी, लेटिसमस डॉर्सा, टेरेस मेजर और जो है वो स्टर्नोकोस्टल पेक्टोरलिस होते हैं जो कि मेजर होते हैं, और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, शॉर्ट हेड ऑफ ट्राइसेप ये असिस्ट कर रहे होते हैं। क्रोकोब्रेकियालिस और सब स्कैपुलरिस भी जो है वो असिस्ट करते हैं जब आर्म जो है वो एलिवेट हुआ होता है 90 डिग्री में। इसकी रेंज है 165 टू 0 डिग्री। फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट होती है सजाइटल एक्सिस में, और हेड जो है वो ह्यूमरस का सुपीरियरली मूव करता है विद इन ग्लिनोइड कैविटी। फिर एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन में जो है वो मसल्स पोस्टीरियर उनकी अटैचमेंट होती है। इसमें है इंफ्रास्पाइनेटर और टेरेस माइनर जो कि मेजर है, और पोस्टीरियर डेल्टोइड असिस्ट कर रहा होता है। रेंज है इसकी 0 से 180। ट्रांसवर्स प्लेन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में मोशन हो रही होती है। इंटरनल रोटेशन में जो है वो मसल्स एंटीरियरली लगे हुए होते हैं। सब स्कैपुलरिस, टेरेस मेजर और पेक्टोरलिस मेजर इसमें जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। सब स्कैपुलरिस जो है वो प्राइमरी जो है वो इंटरनल रोटेशन कराता है, इसका बहुत ह्यूज रोल होता है। और एंटीरियर डेल्टोइड, लेटिसमस डॉर्सा है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ये इसको असिस्ट कर रहे होते हैं। 0 से 60 इसकी जो है वो रेंज है। ट्रांसवर्स प्लेन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में मोशन होती है, मूवमेंट होती है। हॉरिजॉन्टल एडक्शन के मसल जो है वो एंटीरियरली अटैच होते हैं, उनकी अटैचमेंट होती है। फॉर एग्जांपल पेक्टोरलिस मेजर, एंटीरियर डेल्टोइड, कोरेकोब्रेकियालिस मेजर मसल्स हैं, और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप जो है वो असिस्ट कर रहा होता है। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में जो वो मिडल पोस्टीरियर डेल्टोइड जो है वो प्ले करते हैं रोल, और इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर भी और टेरेस मेजर और लेटिसमस डॉर्सा इसको असिस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लोड्स ऑफ शोल्डर की, यानी जो हमारा आर्म है उसका वेट 5% होता है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी वेट, लेकिन जब हमने उसको पूरे एक्सटेंड किया हुआ होता है, यानी हमारे आर्म का जो है वो मोमेंट आर्म बढ़ जाता है, उसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमारा जो वेट होता है वो हमें ज़्यादा फील हो रहा होता है, यानी 50% हो रहा होता है। और जबकि फ्लेक्शन में हो यानी मोमेंट आर्म कम हो जाए अब हमारे आर्म का, तो 25% रह जाता है वेट। मसल्स जो कि स्मॉल एंगल बना रहे होते हैं ह्यूमरस के, वो स्टेबलाइज करते हैं इस जॉइंट को। उसके बाद कॉमन इंजरीज़ हैं जो कि इस जॉइंट पे होती हैं, जैसे डिसलोकेशन है। डिसलोकेशन जो है वो मोस्ट कॉमनली ये वाला जॉइंट है जिस पे डिसलोकेशन होती है, और अगर एक बार डिसलोकेशन हो जाए तो फिर बार बार होने के चांसेस होते हैं। इस जॉइंट पे, शोल्डर जॉइंट पे मोबिलिटी ज़्यादा है जबकि स्टेबिलिटी जो है वो कम है, तो इसलिए एंटीरियर, इन्फीरियर और पोस्टीरियर जो है वो डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं, और एंटीरियो इन्फीरियर डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्ट्रॉन्ग कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है सुपीरियरली, जो कि प्रिवेंट करता है कि सुपीरियर डिसलोकेशन ना हो। ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल जो है उसकी लेक्सिटी आ जाती है ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, और जिसकी वजह से डिसलोकेशन होती है। इसलिए प्रिकॉशनली मैयर है कि अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, ऐसे लोग जिनमें ये ग्लिनोह्यूमरल लेक्सिटी हो ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, तो उनको स्ट्रेंथन कर लेना चाहिए अपने मसल्स को बिफोर एनी स्पोर्ट एक्टिविटी। शोल्डर अबडक्टेड हो और एक्सटर्नली रोटेटेड हो तो डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिसलोकेशन होती है, यानी अगर जो है वो ग्लिनोइड कैविटी का साइज़ बहुत छोटा है तब हो सकती है। एंटीरियर टिल्टेड हो ग्लिनोइड फोसा तब। रोटेटर कफ की वीकनेस हो उन मसल्स की, और इनएडिक्वेट रेट्रोवर्जन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी हेड ऑफ ह्यूमरस पोस्टीरियरली टिल्टेड हो तो डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाता है कॉमनली उन प्लेयर्स में जैसे रग्बी प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स एंड लैक्रोस प्लेयर्स में। उसके बाद है रोटेटर कफ डैमेज, यानी जो हमारे रोटेटर कफ मसल्स हैं उनमें डैमेज आ जाता है, और ओवरहेड मूवमेंट से, यानी कि हम अपना हाथ अगर ऊपर की तरफ करें तो जो है वो उनको कहेंगे ओवरहेड मूवमेंट्स, उनकी वजह से जो है वो रोटेटर कफ मसल्स डैमेज हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिपीटेड मूवमेंट्स हो जैसे एलिवेशन, अबडक्शन और फ्लेक्शन विद मीडियल रोटेशन, तो इनकी वजह से रोटेटर कफ मसल डैमेज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट साइंड्रोम, या जो है वो शोल्डर इम्पिंजमेंट साइंड्रोम, या सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट साइंड्रोम, ये सब इनके नेम्स हैं। इसकी वजह से लॉस ऑफ फंक्शन हो जाती है और डिसेबिलिटी हो जाती है। ये कॉमन डिसऑर्डर है। इसके सिम्टम्स हैं कि हाइपोमोबिलिटी या हाइपर मोबिलिटी हो जाती है, एक्सेसिव एक्सटर्नल रोटेशन होती है लेकिन
इंटरनल रोटेशन लिमिटेड हो जाती है, लिगामेंट्स जो हैं वो थोड़े लेक्स हो जाते हैं, लेक्सिटी आ जाती है उनमें। फिर है हमारे पास कॉज कि जो वो प्रोग्रेसिव अगर प्रेशर लग रहा हो या स्ट्रेच लग रहा हो रोटेटर कफ टेंडन पे, जो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन पे डैमेज आ जाए। सुप्रास्पाइनेटस जो है उसके टेंडन में कॉमन है कि जो है वो उसके जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है वो प्रेस हो जाए और उसकी वजह से जो है वो सुप्रास्पाइनेटस में जो है वो मतलब डिसऑर्डर हो जाए कोई। स्विमर्स में हम इसको कहते हैं स्विमर्स शोल्डर। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस डिज़ीज़ को डिसऑर्डर को इन्हेंस करते हैं, जैसे फ्लैट एक्रोमियम प्रोसेस है, या जो है वो जेनेटिक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो नैरो होगी स्पेस बिटवीन एक्रोमियम ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, तो ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या इन्फ्लेमेशन हो गई हो सुप्रास्पाइनेटस मसल की, तो रोटेटर कफ का डैमेज जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर सेरेटस इंटीरियर मसल फटीक हो जाए, सेरेटस इंटीरियर मसल का फंक्शन होता है कि वो स्कैपुला को जो है वो फिक्स करता है ड्यूरिंग अबडक्शन, तो अगर यही फटीक हो जाएगा तो इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस और मिडल डेल्टॉइड जो है वो सही तरह से अबडक्शन नहीं करा पाएंगे। फिर रोटेशनल इंजरीज़ हैं, यानी रिपीटेड फोर्सफुली रोटेशन हो रही है, उनकी वजह से इंजरीज़ आ जाती हैं, जैसे लैब्रम टीयर हो जाता है, रोटेटर मसल कफ मसल डैमेज हो जाता है और बाइसेप ब्रेकाई टेंडन जो है वो डैमेज हो जाता है। एंटीरियर सुपीरियर जो है वो टीयर का लैब्रम का टीयर होना जो है वो कॉमन होता है। सब स्कैपुलर न्यूरोपैथी है, यानी जो है वो सब स्कैपुलर नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है सुपर स्कैपुलर नॉच के पॉइंट पे, जिसकी वजह से जो है वो फिर जो मसल सप्लाई कर जो ये वाली जो नर्व जिन मसल को सप्लाई करी होगी वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे। ये तब होता है जब अगर हम बहुत ज़्यादा वेट